हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संधि प्रकरण। इसमें आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि और अयादी संधि, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्वर संधि के प्रकार। क्या चल रहा है? स्वर संधि के प्रकार, जिसमें आज हमारा यड़ संधि और जिसमें आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि को और अयादी संधि को। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे 2 से 3 प्रकार बचेंगे स्वर संधि के, उनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को करेंगे। ठीक है, तो संधि चैप्टर जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसीलिए उसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 100%। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे यड़ संधि और अयादी संधि को। और मेरी क्लास जो होती है शाम को 3 बजे होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं, और इन क्लासेस की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सभी क्लासेस की आपको PDF, ठीक है, आपको सभी क्लासेस की फिर आपको PDF भी दे दी जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि को। किसको पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है, जो है यड़ संधि। इससे पहले मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि के अपवाद और वृद्धि संधि को करा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है यड़ संधि, जिसका सूत्र होता है, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। क्या है? यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इको का मतलब हो जाएगा इका, इको का मतलब होगा इका। क्या होगा? इका। और यड़ची का मतलब हो जाएगा यड़ और अची, और क्या होगा? और हो जाएगा अची। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत क्या आता है? इक के अंतर्गत क्या आता है? तो इक के अंतर्गत आता है इक प्रत्याहार। क्या आता है? इक के अंतर्गत आता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो जिसमें ई उ री और लिर आते हैं। क्या आते हैं? ई उ री और लिर आते हैं, तो ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यड़ संधि के, ठीक है, यड़ के अंतर्गत क्या आएगा? तो यड़ का मतलब हो जाएगा यड़ प्रत्याहार। यड़ का मतलब क्या होगा? तो यड़ का मतलब हो जाएगा यड़ प्रत्याहार। और अची का मतलब हो जाएगा अच। अची का मतलब क्या होगा? तो अची का मतलब हो जाएगा अच। अच, संस्कृत में अच को क्या कहते हैं? तो संस्कृत में अच जो होते हैं वो स्वरों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई आते हैं, उ री और लिर जैसे वर्ड आते हैं। ठीक है, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आते हैं? ठीक है, और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या वा राला। क्या आते हैं? या वा रा ला। क्या आते हैं? या वा राला आते हैं। और इसमें दिया है कि सूत्र है, उसमें सूत्र क्या है? तो सूत्र है इको यड़ची, यानी कि इको का मतलब होता है इक प्रत्याहार, यड़ का मतलब होता है यड़ प्रत्याहार, और अची का मतलब होता है अच। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब इक प्रत्याहार और यड़ प्रत्याहार आते हैं, जब किसी संधि में इक प्रत्याहार के साथ हश्व और दीर्घ मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इक प्रत्याहार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक प्रत्याहार, यानी कि हश्व या दीर्घ
यानी कि इक के बाद कोई क्या आए, कोई असमान स्वर आए। क्या आए, कोई असमान स्वर आए। क्या आए, कोई असमान स्वर आए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसके स्थान पर तब क्या होगा, ठीक है, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, तब ई के स्थान पर हो जाएगा या, स्थान पर हो जाएगा या, ऊ के स्थान पर हो जाएगा वा, और री के स्थान पर रा, और लिर के स्थान पर हो जाएगा ला। क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर बा, री के स्थान पर रा, और लिर के स्थान पर हो जाएगा ल। क्या हो जाएगा, ल। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यड़ संधि की परिभाषा। क्या हो जाएगी, इसे ही यड़ संधि की परिभाषा कहते हैं। संक्षेप में क्या कहा जा सकता है, संक्षेप में क्या कहा जा सकता है, ठीक है, जैसे जैसे इसका मतलब क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब है कि जो या है, इसका मतलब होता है कि जो या, वा, रा और ला वर्ण है, कौन से, या वा रा वर्ण है, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो ई की मात्रा में, किसमें, ई की मात्रा में, ई या बड़ा ई, ठीक है, ई या बड़ा ई की मात्रा में। वा किस में हो जाएगा, तो ऊ या फिर बड़ा ऊ में परिवर्तित होगा। रा हो जाएगा री या फिर दीर्घ री में, ठीक है, और लिर का कोई भी दीर्घ होता नहीं है तो ये लिर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम परिभाषा में अभी हम फिर से लिखकर बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या था, सूत्र है इको यड़ची यानी कि इक प्रत्याहार, यड़ची यानी कि यड़, और अच यानी कि स्वर। अच क्या होते हैं, अच होते हैं स्वर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दीर्घ और ह्रस्व स्वर। ठीक है, दीर्घ और ह्रस्व स्वर यानी कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई आता है, ऊ आता है, री और लिर आते हैं। ठीक है, जो या वा राला में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो या वा राला में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा होगी कि जब इक प्रत्याहार यानी कि जिसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है दीर्घ या फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ यानी ठीक है, दीर्घ या फिर ह्रस्व स्वर, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, ई, ऊ, री और लिर आ जाएंगे। ठीक है, के बाद किसके, इनके बाद कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए। ठीक है, तब क्या होता है, तब आए, तब ई, तब क्या होता है, तब जो ई होता है, तब क्या होता है, तब जो ई होता है, ई के स्थान पर, किसके, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई के स्थान पर या हो जाता है। ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, तो ऊ के स्थान पर हो जाता है वा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वा हो जाता है। और रा के स्थान पर लिर होता है। ठीक है, रा के स्थान पर क्या होता है, तो रा के स्थान पर हो जाता है री, और लिर के स्थान पर, ला के स्थान पर क्या हो जाता है, लिर हो जाए, क्या हो, लिर हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे, तब इसे कहेंगे यड़ स्वर संधि। तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे कहा जाता है यड़ स्वर संधि। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि जब इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, ऊ, रीली यानी कि दीर्घ और ह्रस्व स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री के स्थान पर रा, और लिर के स्थान पर ला हो जाता है। तब इसे कहते हैं यड़ स्वर संधि। क्या कहते हैं, तब इसे कहा जाता है यड़ स्वर संधि। अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया, इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं
कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और लिर आते हैं। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत या वा राला आते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ल ए ओ औ आते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब एक प्रत्याहार के अंतर्गत जैसे ई आ गया और आ जाए और आ जाए तो जो ई होता है, जो ई होता है वो या में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? या में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो ई है वो या में, उ है, इसका मतलब होता है कि जो ई होता है वो या में परिवर्तित हो जाता है, उ वा में परिवर्तित हो जाता है, रा किस में होता है? री में परिवर्तित हो जाता है और ला लिर में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? ला लिर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। किसके? उदाहरण के माध्यम से एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए इत्यादि, उदाहरण क्या है? इत्यादि। ठीक है, तो इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये इति और आदि में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? इति और आदि में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? इसका बढ़ विच्छेद करेंगे। तब इति का क्या हो जाएगा? इत, और ई का मतलब ई हो जाएगा, और आदि, और क्या होगा? आदि। तब क्या होगा? जो ई है वो या में परिवर्तित हो जाएगा। तब जो ई है वो या में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? या में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे होगा कि जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा इत, यहाँ पर या, और यहाँ पर आदि। ठीक है, आदि। तब किसका निर्माण होता है? ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तब बन जाएगा इत यादि। ठीक है, क्या होगा? इत यादि। यानी कि जो ई होता है वो या में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? या में परिवर्तित हो जाता है। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं साफ से। ठीक है, तो जो इत्यादि है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? इत्यादि में। ठीक है, किस में? इत्यादि में। तो आप उदाहरण से भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसका रिवीजन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, जो सूत्र हमने पढ़ा इको यड़ची, सूत्र क्या है? सूत्र है इको यड़ची। सूत्र क्या है? सूत्र है इको यड़ची। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई और उ, री और लिर एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान अच यानी कि असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, जो मैंने आपको बताया, और उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लिर के स्थान पर ला हो जाता है, तब इसे यड़ स्वर संधि कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहा जा सकता है? इसे संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब इक और अच प्रत्याहार ठीक है, जब एक प्रत्याहार, संक्षेप में कह सकते हैं कि जब एक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार जब मिलते हैं तब यड़ संधि का निर्माण होता है। किसका? यड़ संधि का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे और उदाहरण के समान। ठीक है, और उदाहरणों से इसमें हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यड़ संधि के उदाहरण क्या है? तो इसमें क्या होता है इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक नियम होता है कि जब ई या फिर बड़ा ई आता है तो ये या में परिवर्तित होता है। किसमें? या में परिवर्तित होता है। ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो वा में परिवर्तित होता है। और जब री या फिर री, बड़ा री यानी कि दीर्घ री आता है तो ये रा में परिवर्तित होगा। और जब ला आता है, क्या आता है? लिर आता है, तो ये ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको नियम को याद रखेंगे तो आप ये अच्छे से यड़ संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके उदाहरण को इनके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इनके उदाहरण को इनके माध्यम से समझेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए।
किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यड़ संधि के उदाहरण, यड़ संधि के उदाहरण में जब ई या ई, जब ई, ठीक है, जब ई या ई मिले और अच यानी कि कोई स्वर मिले, यानी कि कोई स्वर मिले, तब क्या होता है, या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तब या का निर्माण होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण तो हमने पढ़ ही लिया है कि इति और आदि, इसका संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद है इति और यादि। इसको हम फिर से वर्ण विच्छेद कर लेंगे। इसमें हम इसको फिर से वर्ण विच्छेद करने पर इत ई आदि में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ई है वो या में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, या में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ई और अच प्रत्याहार मिलकर या का निर्माण करते हैं। तब क्या बनता है, संधि युक्त पद हो जाएगा इत्यादि। क्या होगा, संधि युक्त पद हो जाएगा इत्यादि। और इसमें यड़ संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, इसमें यड़ संधि निहित है। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है मधुअरी। क्या है, मधुअरी। क्या है, मधुअरी। ठीक है, क्या है, दूसरा उदाहरण है मधुअरी। तो मधु में जो ऊ है उसको हमने क्या किया, बड़ विच्छेद किया, तो ऊ और अरी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब ऊ होता है तो वो किस में परिवर्तित होगा, तो वो परिवर्तित हो जाएगा वा में। जब ऊ और आ, ऊ या फिर कोई स्वर होते हैं तो वो वा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वा में परिवर्तित हो जाते हैं। तब मध वा और अरी यानी कि मधुअरी क्या होता है, मधुअरी में कौन सी संधि है, तो इसमें भी यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, इसमें भी यड़ संधि होती है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो तीसरा उदाहरण है पितृ आदेशा। क्या है, पितृ आदेशा, जिसमें त्रा में क्या है, री उपस्थित है। त्रा में क्या है, री उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा, पित री आदेशा। क्या है, पित री आदेशा। तो री जो मैंने आपको बताया था कि जब री होता है या बड़ा री होता है यानी कि दीर्घ री होता है तो ये रा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, रा में परिवर्तित हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि पित रा आदेशा यानी कि पित्रादेशा। तो इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी यड़ संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, इसमें भी यड़ संधि निहित है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, चौथा उदाहरण क्या है, चौथा उदाहरण है ऋर वाला। चौथा उदाहरण क्या है, चौथा उदाहरण है लिर आकृति। चौथा उदाहरण क्या है, लिर आकृति। ठीक है, जब ला और आकृति, तो इसका हम विच्छेद क्या करेंगे, तो जो लिर है वो लिर किस में परिवर्तित हो जाता है, ल में परिवर्तित हो जाता है कि ल और आकृति यानी कि लाकृति। क्या होगा, लाकृति। इसी प्रकार से हस्ल आदेशा यानी कि हसलादेशा। तो इसका विच्छेद करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करो, बताइए इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, हस्ल में क्या होगा, बता दें। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा कि जो हस है, जो हस है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, लिर में परिवर्तित हो जाएगा और आदेशा। ठीक है, तो जो लिर है, जो लिर है वो ल में परिवर्तित होकर हसलादेश बनाता है। किसका निर्माण करता है, तो ये संधि पद क्या हो गया, हसलादेश। क्या होगा, हसलादेश। इसी प्रकार से लिर आदेश, इसी प्रकार से क्या होगा, लिर आदेश यानी कि लादेश। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके और उदाहरण को समझेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको 2 से 3 दूंगी, 2 से 3 मैं दूंगी। ठीक है, 2 से 3 मैं संधि आपको दूंगी जिसका आपको संधि विच्छेद करके हमें बताना होगा। ठीक है, तो क्या है, यड़ संधि के कुछ उदाहरण, जब ई या ई के स्थान पर या आता है, जब ई या फिर ई के स्थान पर या आए तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे यड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तब उसे यड़ संधि या फिर यड़ कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण है यदि, जैसे पहला उदाहरण है यदि अपि। क्या है, यदि अपि से क्या मिलकर बना, यदि, यदि अपि, जिसका बड़ विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा यद। ठीक है, ई में क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यद में क्या है, ई है, तो यद ई अपि क्या होगा, यद ई अपि। तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, बताइए ई किस में परिवर्तित होगा, तो ई जो है वो या में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, या में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से अति अधिक यानी कि ता में क्या है, ता में है ई,
ता में क्या है ई, जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो या में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, या में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण क्या है, ठीक है, तो दूसरा उदाहरण है अति अधिकम, यानी कि अत्यधिकम, क्या है, अत्यधिकम। इसी प्रकार से सुधि उपास्य, क्या है, सुधि उपास्य, तो ये किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा सुध, ठीक है, तो इसमें धा में क्या है, धा में बड़ा ई है, क्या है, तो हो जाएगा सुध बड़ा ई उपास्य, बड़ा ई उपास्य, ठीक है, बड़ा ई उपास्य। तो ई या में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, ई या में परिवर्तित हो जाता है, तब क्या होगा, सुध यु पास्य, क्या है, सुध यु पास्य। ठीक है, तो ये उदाहरण किसके हो गए, ई और ई के स्थान पर जब या होता है, जब ई या ई के स्थान पर या होता है। इसके बाद हम और इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सुधु उपास्य देखा, क्या देखा, तीसरा उदाहरण देखा सुधि उपास्य, जिसमें ई में क्या है, यू निहित है, यानी कि जब सुध, ठीक है, कैसे होगा, सुध ई उपास्य, सुध ई उपास्य। इसी प्रकार से अति अंतम, क्या है, अति अंतम, तो हो जाएगा अत धन ई, अत धन ई अंतम, क्या है, अत धन ई अंतम। ठीक है, तो ई या में परिवर्तित होकर अत्यंतम, क्या है, अत्यंतम। नदी उर्मी, यानी कि नदी उर्मी, तो नद, नद बड़ा ई और उर्मी, ठीक है, नद बड़ा ई और उर्मी, तब क्या हो जाएगा, नधुर्मी, क्या होगा, तब हो जाएगा नधुर्मी। इसी प्रकार से अतियाचार, यानी कि ई इसमें है तो ई या में हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्याचार। अभिउदय, यानी कि अभिउदय, अभिउदय में क्या होगा, अभिउदय में क्या होगा, तो अभिउदय में हो जाएगा अभ ई और उदय, ठीक है, अभ ई और उदय, तब क्या हो जाएगा, अभ्युदय, क्या हो जाएगा, अभ्युदय। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार से आप मुझे संधि विच्छेद करके बताइए, दे रही हूँ, उनको आप करके बताइए। तो एक है संधि प्रत्येकम, क्या है, प्रत्येकम, इसका संधि विच्छेद कीजिए। और दूसरी है, दूसरी क्या है, दूसरी है वधवागमन, क्या है, वधवागमन, तो इसका संधि विग्रह करके बताइए कि संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, बताइए। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रत्येक का कैसे होगा, प्रत्येक का हो जाएगा प्रति एकम, क्या होगा, प्रति एकम। ठीक है, तो ई में क्या हो जाएगा, प्रत ई, क्या हो जाएगा, प्रत ई। ठीक है, और ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ई परिवर्तित हो जाएगा या में। ठीक है, तो क्या बनेगा, प्रति एकम। इसी प्रकार से वधवागमन का क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि वधवागमन क्या है, वधवा गमनम, क्या है, वधवा गमनम। ठीक है, वधवा गमनम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बधु, क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा बधु आगमनम, क्या है, आगमनम, क्या होगा, आगमनम। तो ये हो जाएगा वध, वध, ठीक है, बड़ा ऊ और आगमन। तो ये हमने किसका कर लिया है, ये हमने कर लिया है ऊ का, ये किसका है, तो ये है ऊ का। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि ई और बड़ा ई। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किए हैं ई और बड़ा ई मिलकर बनाते हैं या, क्या बनाते हैं, जब ई और ई मिलते हैं तो या का निर्माण करते हैं। और ये हमारा उदाहरण हो गया है ऊ का, यानी कि जब ऊ और ऊ मिलते हैं तब वा का निर्माण करते हैं, किसका, वा का निर्माण करते हैं। अब हम दूसरा प्रकार इसका देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है जब ऊ या ऊ के स्थान पर वा हो, क्या हो, ऊ या फिर ऊ के स्थान पर वा हो, यानी कि जब ऊ आए तो वो बा में परिवर्तित हो जाता है, और जब वा आए तो ऊ में परिवर्तित हो जाता है, जब ऊ आए तो बा में, और जब बा आए तो वो ऊ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वागतम, क्या है, उदाहरण है स्वागतम, जिसमें सु और आगतम, क्या है, सु आगतम। तो कैसे होगा, तो स उ आगतम, क्या होगा, सा उ आगतम। तो जो उ है वो वा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, वो वा में परिवर्तित होकर ये हो जाएगा स्वागतम, क्या होगा, ये हो जाएगा स्वागतम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि उ और उ के स्थान पर किस प्रकार से होगा। और देखते हैं इसके उदाहरण। दूसरा उदाहरण है अनुअय, क्या है, अनुवय, यानी कि अन्वय। ठीक
ठीक है। अनुअय, इसका संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का अनुअय। तो इसका हम बढ़ विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अन उ अय। क्या होगा? अन उ अय। तो जो उ है वो वा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अन आधा वा, ठीक है, आधा ना वा अय। क्या होगा? अन वय। क्या हो जाएगा? अनवय। ठीक है। इसी प्रकार से बधु आदेशा, जो मैंने आपको अभी बताया कि बधु आगमन एक है, ठीक है। तो जब वध और आदेशा, पद उ आदेशा यानी कि वधवादेशा, एक इसी प्रकार से गुरु आदेशा, इसी प्रकार से क्या है? गुरु आदेशा यानी कि गुरुवदेशा, अर्थात इसको एक बार फिर से वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा गुर उ और आदेशा, और क्या होगा? आदेशा। तो जो उ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वा में परिवर्तित हो जाएगा, तब क्या होगा? गुरवा देसा। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछती हूँ, उनके आप आंसर बताइए, ठीक है। जैसे है साधवती, क्या है? जैसे शाधवती, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। इसका संधि विच्छेद कीजिए साधवती का। दूसरा क्या है? दूसरा है शिशवोक्यम। क्या है? शिशवोक्यम। क्या है? शिशवोक्यम, ठीक है। इसका बताइए, इन दो का बताइए क्या होगा? इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। सदवती का क्या होगा? तो ये हो जाएगा साधु, ठीक है। क्या होगा? ये होगा साधु। और इति, क्या होगा? इति, साधु इति। और शिशुवैक्यम का क्या होगा? तो शिशुवैक्यम का हो जाएगा शिशु और एक्यम। क्या होगा? शिशु एक्यम। ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया शिशु एक्यम, जिसका क्या होगा? वर्ण विच्छेद शिश उ एक्यम। क्या होगा? शिश उ एक्यम, जिससे क्या बनता है? शिशुवैक्यम। क्या होगा? शिशुवैक्यम होगा, ठीक है। अब हम थर्ड इसका देखेंगे नियम। थर्ड नियम क्या है? तो थर्ड नियम होता है कि जब री और री के स्थान पर रा का प्रयोग हो, जब री या फिर री के स्थान पर रा का प्रयोग हो, तो उसके हम उदाहरण को देख लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है ध्रांशसा। क्या है? ध्रांशसा यानी कि ध्रात और अंशा, ध्रात और अंशा। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा धात री अंशा। क्या होगा? धात री अंशा, ठीक है। तो जो री है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? जो री है वो रा में परिवर्तित होकर क्या बनेगा? धा त्रषा। क्या होगा? ध्रान त्रषा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि री का किस प्रकार से प्रयोग होगा। इसके और उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि पितृ आदेशा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृ आदेशा में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि कौन सी है? यड़ संधि है। और इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा पित री आज्ञा। क्या होगा? पित री आज्ञा। जो ज्ञा है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा पितृ आज्ञा। क्या बनेगा? तब बनेगा पितृ आज्ञा, ठीक है। तो इसी प्रकार से थर्ड क्या है? थर्ड है इसका उदाहरण, थर्ड उदाहरण है मात आज्ञा। क्या है? मात आज्ञा यानी कि मात्राज्ञा, ठीक है। क्या है? तीसरा है उदाहरण मात्राज्ञा यानी कि मात और आज्ञा। तो त्रा में क्या होता है? जब वो नीचे वाला रा आता है तो इसमें री उपस्थित होता है। कौन सा? इसमें री की मात्रा इसको कहते हैं, तो हो गया मात्र आज्ञा यानी कि मात्राज्ञा। इसी प्रकार से मात्र उपदेशा यानी कि मातृपदेशा। तो ये कैसे होगा? तो मातृपदेशा कैसे होगा? ये हो जाएगा मात, ठीक है। ये कैसे होगा? तो ये होगा मात री उपदेशा, मात री उपदेशा। तो मात री उपदेशा में जो त्र है तो वो तू में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण किसके हो गए? ये उदाहरण हो गए री के। अब हमारे उदाहरण बच्चे ये कर लिए हैं, ये आपको अच्छे से री के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे एक दो और पूछ लेती हूँ। तो जैसे पित्रादेशा, जैसे पित्रादेश का संधि विच्छेद कीजिए। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दूसरा क्या है? दूसरा है सबितृदय। क्या है? सबितृदय, ठीक है। तीसरा है भ्राताज्ञा। क्या है? भ्राताज्ञा, ठीक है। भ्राताज्ञा, इसमें संधि बताइए, संधि विच्छेद करके इसका बताइए क्या होगा। तो पित्रादेशा का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? पित्रादेशा का संधि विच्छेद हो जाएगा पित्त आदेश। क्या होगा? पित्त आदेशा,
ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं पित्त को। ठीक है, तो क्या होगा, पित्त आदेशा। ठीक है, इसी प्रकार से सवित्रोदय में क्या होगा, तो ये हो जाएगा सभी, सवित और उदय, क्या होगा, सबित और उदय का इसका बढ़ विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी यड़ संधि है। इसी प्रकार से भ्राताज्ञा का क्या होगा, तो ये हो जाएगा भ्रात। ठीक है, क्या होगा, भ्राताज्ञा का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो भ्राताज्ञा का संधि विच्छेद हो जाएगा भ्रात आज्ञा, क्या होगा, भ्रात आज्ञा। ठीक है, तो ये इसके संधि विच्छेद हो गए। आपको अच्छे से यड़ संधि यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यड़ संधि किसे कहते हैं। संधि में आपको संधि के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि संधि का सूत्र पता होना चाहिए, संधि का सूत्र पता होना चाहिए, संधि के अर्थ पता होने चाहिए और संधि के बढ़ विच्छेद आने चाहिए, यानी कि इनकी क्या पहचान होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकें, इनकी पहचान कर सकें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर की संधि पूछी ही जाएगी, मान के चलो 2 से 3 नंबर तो आने ही हैं, तो इसीलिए ये नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आप इसको एक बार कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना समझ में आया। ठीक है, इसको क्लास को देखें, पूरी क्लास को देखें और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करें, आप बोल बोल कर पढ़ें, तब वो आपको समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि आपने उसको रट लिया और रटने से आपका काम नहीं चलेगा। संस्कृत भी टफ है, यूपी टेट में आप आसान नहीं समझ सकते। ठीक है, सिलेबस भी बहुत है और संस्कृत आसान नहीं है, तो इसीलिए आप क्लासेस को प्रॉपर देखें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, यानी कि संधि का 5वां प्रकार देखेंगे, जो है अयादी संधि। क्या है, अयादी संधि। इसे अयवायाव संधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे अयवायाव संधि भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है एचोंग यवायाव। क्या है, एचो यवायावाम। क्या है, एचो यवायावाम। ठीक है, तो जिसका अर्थ हम दूसरे पेज पे देखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सूत्र, कि सूत्र क्या है, तो सूत्र है एचो यवायाव। क्या है, एचो यवायाव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या इसके निहित होता है। तो एचो में क्या आ जाएगा, एच प्रत्याहार। एचो में क्या आएगा, एच प्रत्याहार। और एचो अय, क्या है, आ का स्थान है। ठीक है, तो आ और या। ठीक है, एचो अय। ठीक है, फिर क्या है, एचो यवायाव, यानी कि अब आ जाएगा अव। क्या आएगा, अव। फिर क्या आएगा, आव। ठीक है, फिर क्या आएगा, आए। ठीक है, फिर आएगा आए और फिर आएगा आव। क्या आएगा, आव। ठीक है, तो सूत्र को एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं कि सूत्र है एचो, सूत्र है एचो यवायाव। ठीक है, एचो यवायाव, जिसमें एच यानी कि एच प्रत्याहार, अय। ठीक है, अव, अय अव। ठीक है, और आय और आव। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनका मतलब क्या होता है उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है। तो एच का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि एच का मतलब हो जाएगा एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ए आता है, ओ आता है, अय आता है और औ आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं कि जब एच प्रत्याहार जिसमें ए ऐ ओ औ आते हैं, जिसमें ए ऐ ओ औ यानी कि एच प्रत्याहार होता है, उसके बाद कोई स्वर आए, उसके बाद कोई स्वर आए, इनके बाद क्या आए, इनके बाद कोई स्वर आए, तब क्या होगा, तब ए आय में, तब ए आय में, ओ अव में, अय आय में
और औ आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को एक बार फिर से समझते हैं कि अयादी संधि की परिभाषा क्या होती है। तो अयादी संधि की परिभाषा होती है एच प्रत्याहार, जिसमें ए ऐ ओ औ 4 वर्ड आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब एच प्रत्याहार ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए, तब ए ऐ में, ओ आब में, आय ऐ में और आब औ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? आब में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर अयादी संधि उपस्थित होती है। कौन सी संधि होती है? यहाँ पर अयादी संधि उपस्थित होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण हो सकते हैं जैसे हरय, मुनय, क्या है? मुनय, जया, क्या है? जया। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसको देखते हैं, इसका बड़ विच्छेद करेंगे। तो हरय में क्या हो जाएगा? हरय में हर, ए और ऐ, क्या हो जाएगा? ए और ए। तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए परिवर्तित हो जाएगा ऐ में। किस में? ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। तब किसका निर्माण होगा? हरय का। ठीक है, इसी प्रकार से मुनय, तो मुनय में क्या होगा? जब मुनय में क्या है? ए की मात्रा है, तो मुन ए और ए, तो ए हो जाएगा ऐ में परिवर्तित। किसमें? ए जो हो जाएगा वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से जय में, तो जे, जा, ए और आ, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि जो इसका सूत्र है उसको समझा कि एचो यवायव क्या होता है। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र विश्लेषण यानी कि सूत्र का अर्थ होगा कि एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार का मतलब क्या है? एच प्रत्याहार हो जिसमें ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ड आते हैं। ठीक है, और जो ए है वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसमें? ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ अब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ए आई में परिवर्तित होगा। किसमें? ठीक है, ऐ जो है वो आई में परिवर्तित हो जाएगा और औ आब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कह देंगे? इसी को कहते हैं अयादी संधि। इसी को कहते हैं अयादी संधि। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि ऐ आए, आव आए। ठीक है, क्या है? ऐ आए। ठीक है, क्या है? ऐ आव, आय आव, ये 4 आदेश वर्ण होते हैं। इस प्रकार ए ऐ ओ औ एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर वर्ण जब आए यानी कि अच आए, तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव होगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अयादी संधि की परिभाषा। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अयादी संधि की परिभाषा। क्या होगी? तो इसको हम कह देंगे, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक है, क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। और इसको संक्षेप में क्या कह सकते हैं? तो इसको संक्षेप में कहा जा सकता है कि एच प्रत्याहार और अधि। क्या होगा? एच प्रत्याहार और संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब एच प्रत्याहार हो अची, यहाँ पर अधि ना होकर यहाँ होगा अची। क्या होगा? अची। ठीक है, तो एच और अच, ठीक है, जब एच प्रत्याहार और अच प्रत्याहार आपस में मिलते हैं तो यड़ संधि यानी कि, ठीक है, जब एच प्रत्याहार और अच प्रत्याहार आपस में मिलते हैं तब क्या होता है? अयादी संधि का निर्माण होता है। किसकी? अयादी संधि का निर्माण होता है जब ए एच, ठीक है, क्या हो? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपकी परिभाषा हो गई कि अयादी संधि की परिभाषा क्या होती है। एक बार फिर से देखते हैं कि इस प्रकार जब ए ऐ ओ औ यानी कि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर वर्ण आए तब ए ऐ में, ओ अव में, ऐ आय में और औ आब में परिवर्तित हो
जाता है, यहाँ पर अयादी संधि उपस्थित होती है। अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जब ए और अय, जब ए और अच, यानी कि अच माने क्या होता है, अच माने होता है स्वर, क्या होता है, अच माने होता है स्वर। तो ए और अच मिलते हैं तब होता है अय, यानी कि जब ए और आ मिलेगा तब क्या बनेगा, तब स्वर संधि यानी कि अय, तब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब ए और कोई स्वर मिलते हैं तब अयादी संधि का निर्माण होता है, यानी कि जब ए और ए यानी कि एच प्रत्याहार और अय यानी कि जो स्वर हैं तब क्या होता है, अयादी संधि का निर्माण होता है। तो इसका पहला नियम क्या है, इसका पहला नियम है जब ए और अच, क्या है, ए और अच होते हैं तो अय का निर्माण होता है। जैसे इसका उदाहरण है, पहला है कि चे अनम, क्या है, चे अनम। तो चे अनम किसका है, चैनम का है, ठीक है, ठीक है। संधि विच्छेद दिया है चे अनम, तो चे में क्या हो जाएगा, च अय अनम, क्या होगा, ए अयम। तो ए जो होगा, ए जो होगा वो अय में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, अय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। तो पहला नियम है जब ए और अच होता है तब अय का निर्माण होता है, तब नियम, तब इसका उदाहरण है चे अनम, यानी कि संधि विच्छेद है। तो चा ए अनम यानी कि बड़ विच्छेद किया गया है, तो चा अय अनम यानी कि ए के स्थान पर अय का निर्माण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, चयनम, क्या होगा, चयनम, ये संधि युक्त पद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण है ने अनम, ठीक है, तो क्या है, नयनम, नयनम का संधि विच्छेद है ने अनम, तो क्या हो जाएगा, ना ए अनम, क्या होगा, ना ए अनम। तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में, इसमें अय में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी यड़ संधि। इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी अयादी संधि, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नयनम तो ने अनम, कवय यानी कि कवे ए, ठीक है, शयनम यानी कि शे अनम, हरे यानी कि हरे ए, ठीक है, और हरे यानी कि हरे और इह, ठीक है, हरे और इह। जैसे और उदाहरण देखते हैं, तो और उदाहरण हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। इसका संधि विच्छेद की, जैसे जया, जैसे जया का संधि विच्छेद बताइए, जया का संधि विच्छेद क्या होगा, जया का संधि विच्छेद बताइए, जया का संधि विच्छेद बताइए कि जया का संधि विच्छेद क्या होगा। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा, दूसरा बताइए क्रे अनम, क्या होगा, क्रे अनम का दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्रयम, क्या का, किसका, क्रयणम का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो इनके संधि विच्छेद हो जाएंगे, जय, जय का क्या हो जाएगा, तो जय का संधि विच्छेद हो जाएगा जे, जय का संधि विच्छेद हो जाएगा जे और ए, ठीक है, क्या होगा, जे और आ, क्या होगा, जे और आ। तब ये किस में परिवर्तित होगा, इसका बड़ विच्छेद करेंगे तो जा और ए और आ में। तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए हो जाएगा अय में, ए हो जाएगा अय में, ठीक है, ए हो जाएगा अय में, तब क्या होगा, जया, क्या होगा, जया। इसी प्रकार से क्रयणम में, तो क्रयण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्रे और अनम, क्या होगा, क्रे और अनम, ठीक है। तो क्रे में क्या हो जाएगा, क्रा ए अनम, क्या होगा, क्रा ए अनम, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रेणम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेणम, ठीक है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा नियम, ओ अच, क्या है, जब ओ और स्वर मिलते हैं, तो जब स्वर ओ और उसके बाद स्वर आए तब वह अब में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, अब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका पहला उदाहरण है पवन, पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है पवन। तो पवन का संधि विच्छेद होगा ओ और अच, यानी कि पो और अन, यानी कि अच में क्या आ गया, आ, यानी कि स्वर आ गया, और पो यानी कि ओ की मात्रा, तब ये हो जाएगा पा ओ अन, क्या होगा, इसका बड़ विच्छेद होगा, पा में जो ओ है वो अलग कर लिया और अन, ठीक है। तो ओ के स्थान पर अब का प्रयोग हो जाएगा, तब क्या होगा, पा अव अन, क्या है, पा अव अन, यानी कि पवन,
क्या होगा, यानी कि पवन। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण आप बताइए। इसी प्रकार से आप बताइए कि जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष है, इसका संधि विच्छेद करके बताइए। तो वट वृक्ष में कौन सी संधि होती है? ठीक है, वट वृक्ष का संधि विच्छेद करके बताइए। तो इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से होगी? तो इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से होगी कि ये हो जाएगा बट, बट का क्या हो जाएगा, बटो वृक्षा। क्या है, बटो। ठीक है, क्या है, बट वृक्ष, तो बटो रिच्छा। क्या है, बटो रिच्छा। तो जो टो है यानी कि ओ की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? वो हो जाएगी अब में परिवर्तित। किस में? अब में परिवर्तित हो जाएगी, तो हो जाएगा बट वृक्ष। क्या होगा, बट वृक्ष। ठीक है, इसके और उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण है भो अनम यानी कि भवनम, गो ईश्वर यानी कि कवीश। तो कैसे होगा, ग ओ ईश्वर। क्या होगा, ग ओ ईश्वर। तो क्या हो जाएगा, गवीश्वर। इसी प्रकार से साधो ए यानी कि साधवे, गो ईशा गवीशा, श्रो अनम यानी कि श्रवणम। क्या होगा, श्रो अनम यानी कि श्रवणम। तो इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि जब अड़ा हो और ना में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ पर भी एक सूत्र कार्य करता है। वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? ठीक है, तो जब श्रो अणम यानी कि श्रवणम हो तो ये कैसे परिवर्तित होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो होता है रसाभ्याम नोड। क्या होता है? सूत्र होता है रसाभ्याम नोड़ा। क्या होता है? रसाभ्याम नोड़ा, जिसमें रसा का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा जहां पर रावण हो, शाह हो, ठीक है, और ना, तब ना जो हो और शाह हो, तब ना जो होता है वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। और ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत अंदर से डीपली पूछता है। जैसे कि अब ये आया, ठीक है, ये उदाहरण आया कि श्रो अणम, क्या है, जो उदाहरण है वो है श्रवणम। तो ये टूटा, ये इसका संधि विच्छेद किस में हुआ? श्रो और अनम में, यानी कि अड़ा जो है वो ना में परिवर्तित हो गया। तो किस सूत्र से हुआ? तो सूत्र है रसाभ्याम नोड़ा। सूत्र क्या है? रसाभ्याम रोड़ा, जिसमें रा का मतलब रा है, सा का मतलब शाह वर्ग है, ठीक है, शाह का मतलब शाह है, और ना अड़ा यानी कि तब ना और अड़ा यानी कि ना जो होता है वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसके और उदाहरण में आप बताइए। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ इसके और उदाहरणों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे विष्णवे का संधि विच्छेद करिए। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? उसी प्रकार से भावने, क्या है, भानवे का संधि विच्छेद करें। गुरवे, क्या होगा, गुरवे का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, गुरवे। और लवणम, क्या है, लवणम, इसका भी संधि विच्छेद बताइए। तो इनका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो विष्णवे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विष्णवे का संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णो ए। क्या है? विष्णो ए। तब क्या होगा? विषण ओ ए। ठीक है, क्या होगा? विषण ओ ए। तब क्या हो जाएगा? विषणे। तो जो ओ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जो ओ है वो अब में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? अब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसमें? अब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भानवे का संधि विच्छेद क्या होगा? इनको अगले पेज पे हम देख लेते हैं। यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए हम इसको अगले पेज पे देख लेते हैं। जैसे कि भानवे, ठीक है, जैसे भानवे, तो भानवे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानो ए। क्या होगा? भानो ए। तब जो भान, ठीक है, नो में क्या हो जाएगा? न, ओ और ए। ठीक है, तो जो ओ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अब में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो भान, ठीक है, क्या होगा? भान अव ए यानी कि भानवे। क्या है? भान अव ए यानी कि भानवे। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं।
और उदाहरण है गुरवे, तो गुरवे का संधि विच्छेद करिए, कैसे होगा? तो गुरवे का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु और वे, क्या होगा? गुरु। गुरवे का क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु ए, यानी कि गुर ओ ए, क्या होगा? गुर ओ ए। तो ओ जो होगा वो अव में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें? अव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण बताया कि लवड़म, क्या बताया था? लवड़म। तो लवड़म का संधि विच्छेद भी बताइए, तो ये हो जाएगा लो और अनम, क्या होगा? लो और अनम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नियम। ठीक है, अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं कि जब ए और ए, ठीक है, इसका दूसरा नियम है जब अय और अच मिलते हैं तब आय का निर्माण होता है। किसका? आय का निर्माण होता है। तो इसके उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण है नायक, क्या है? नायक। तो नायिका का संधि विच्छेद करके बताइए कैसे होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ और अका, क्या होगा? नौ और अका, इसका बड़ विच्छेद करने पर हो जाएगा ना ए और अका, क्या होगा? ना ए और अका। ठीक है, तो जो ए है, जो अय है, क्या है? जो अय है वो आय में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें? जो अय है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, किसमें? ना आय और अका, तो क्या होगा? नायिका। ठीक है, तो क्या होगा? नायिका। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नियम पता होंगे तो आप आराम से इनको समझ के कर पाएंगे। जैसे उदाहरण है गायिका। गायिका का संधि विच्छेद क्या है? गौ और इका, क्या है? गौ और इका। नायिका न और इका। ठीक है, सायका यानी कि श और इका, और गायनम यानी कि गौ और अनम, क्या है? गौ और अनम। ठीक है, तो ये सूत्र किसका हो गया? ये हो गया कि जब ए और अय हो तब क्या होता है? वो आय में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? आय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसका लास्ट प्रकार देखेंगे तो चौथा प्रकार है औ और अच, यानी कि औ और कोई स्वर हो, औ के बाद कोई स्वर हो तब वह आब में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? आब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पावका। उदाहरण के लिए क्या है? पावका। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पावका का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ और अका, क्या होगा? पौ और अका। तो पा और अका, इसका हमने बड़ विच्छेद क्या किया कि पा औ और अका। तो जो औ है वो आब में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? जो औ है वो आब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, औ के स्थान पर आब आदेश आता है, तब क्या होता है? पावका का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे पौ अना, यानी कि पावन। पावन में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? तो इसमें भी अयादी संधि है। तो कैसे होगा? तो प औ अन, क्या होगा? पा और अन। तो जो औ है वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? जो औ है वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पावना, क्या होगा? पावना। इसी प्रकार से भव उका, यानी कि भव यानी कि भा औ उका। ठीक है, तो ये भी आव में परिवर्तित हो जाए। इसी प्रकार से नौइका यानी कि नाविका। ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो गए, ये अयादी संधि के उदाहरण हो गए। अब मुझे आप बताइए, कुछ मैं आपसे पूछती हूँ संधि, उनके आप संधि विच्छेद करके मुझे बताइए। तो पहला है श्रावणम। इसका संधि विच्छेद कीजिए। श्रावणम का संधि विच्छेद क्या होगा? दूसरा है श्रावका। दूसरा क्या है? श्रावका का संधि विच्छेद बताइए। श्रावका का संधि विच्छेद क्या होगा? और तीसरा है द्वौअपी। क्या है? तीसरा है द्वौअपी। तो द्वौअपी का भी संधि विच्छेद बताइए। इनके संधि विच्छेद क्या होंगे? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावणम का संधि विच्छेद हो जाएगा श्रव अनम। क्या होगा? श्रव अनम। ठीक है, इसी प्रकार से श्रावका का क्या होगा? श्रव इका। क्या होगा? श्रव अका। क्या होगा? श्रव का। द्वौअपी यानी कि द्वौअपी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी द्वाबपी। क्या होगी? द्वाबपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अयादी संधि को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ ही अयादी संधि के
और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सूत्र होता है वान तो, ठीक है, एक सूत्र होता है वान तो ई प्रत्यय, क्या है, वान तो ई प्रत्यय, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वांतो का मतलब क्या होगा, जब वा के अंत में यत आए, क्या आए, यत प्रत्यय आए, जब वा के अंत में यत प्रत्यय आए तब उसमें अयादी संधि उपस्थित होती है। कौन सी संधि उपस्थित होती है, तो जब कहीं भी, एक तो इसकी पहचान अयादी संधि की होती है कि जब क्या हो, एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तब वहां पर अयादी संधि होगी। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा इसका सूत्र है बांतो ही इत्ते, जब वा के अंत में यत प्रत्याहार आता है तो वहां पर भी अयादी संधि ही होती है। जैसे, ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, जैसे ओ या फिर औ के स्थान पर, जैसे औ या फिर ओ के स्थान पर या वर्ण हो तो, क्या हो, या वर्ण हो तो वह अव में, किसमें, अव में परिवर्तित होगा और आव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, आव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, किसमें, आव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि जब ओ और औ आते हैं, क्या, ओ और औ आते हैं तो ये आव और आव में परिवर्तित हो जाते हैं। या वर्ण हो तो इनके बाद क्या हो, कोई या वर्ण हो तो ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण क्या है, जैसे गत्यम, जैसे गत्यम, तो गत्यम में कौन सी संधि है, तो गत्यम में भी अयादी संधि उपस्थित है। जैसे गो यम, क्या है, गोयम, जबकि इसमें क्या था कि जबकि जो अयादी संधि मैंने आपको पढ़ाई तो यहाँ पर होना चाहिए अ, यानी कि कोई स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, या वर्ण हो। जब ओ या औ के बाद कोई या वर्ण हो तो वह अव और आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण है गत्यम, तो जो गो और यम में ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा, ग ओ और यम, क्या होगा, गो ग यो, ग ओ यम में परिवर्तित हो जाएगा और जो ओ है वो अव में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, और इसमें अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है, इसमें अयादी संधि होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जैसे है नाव्यम, क्या है, जैसे है नाव्यम, तो नाव्यम का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ यम, क्या होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ यम। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो नौ ओ और यम, क्या होगा, यम, तो जो ओ है वो आब में परिवर्तित हो जाएगा, जो औ है वो आब में परिवर्तित हो जाता है, तब क्या होगा, नाव्यम, ठीक है, क्या होगा, नाव्यम। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि है वो है अयादी संधि। कौन सी संधि है, इसमें भी अयादी संधि उपस्थित है। और नाव्यम का अर्थ क्या होता है, तो नाव्यम का अर्थ होता है नाव के उस पार। क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है नाव के उस पार, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है कि, तो इसकी परिभाषा है कि यदि ओ या औ के बाद, क्या, ओ या औ के बाद यत प्रत्याहार, क्या आए, यत प्रत्यय का या हो, क्या हो, यत प्रत्यय का या वर्ण हो तो, या वर्ण हो तो ठीक है, या वर्ण हो तो ओ का किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो ओ है वो अव में परिवर्तित हो जाता है, और जो औ है
वो आव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गव्य युति क्या है? गव्युति में कौन सी संधि है? तो इसमें भी अयादी संधि है। कौन सी संधि है? इसमें भी अयादी संधि होती है और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? गो युति। क्या होगा? गो युति। ठीक है, गो युति। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गो युति। ठीक है, गो युति। तो गव्युति का अर्थ होता है दो कोश। क्या होता है? गव्युति का अर्थ होता है दो कोश। क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो कोश। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने यूपी टेट की क्लास में हमने अपने अग्नि परीक्षा बैच में जो यड़ संधि है और अयादी संधि है, और कौन सी संधि है? अयादी संधि को पढ़ लिया है। ठीक है, और कल की क्लास में हम स्वर संधि को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। जल्द ही हमारा जो संधि चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया टॉपिक देखेंगे और आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।